पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स पर भारत का जो ड्रोन टकराया था वो अनजाने में टकराया था। जनरल चौहान ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सरगोदा में रडार की तलाश में लॉयटरिंग मिशन भेजा था, लेकिन जब उसे रडार नहीं मिला तो वो वहीं पास किराना हिल्स की पहाड़ियों से टकराकर गिर गया था। भारत ने टारगेट कर वहां अटैक नहीं किया था। इसके साथ ही जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की पॉलिटिकल लीडरशिप से सेना को मिली ऑपरेशनल छूट पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सेना को अपने तरीके से हमले करने और फैसले लेने की पूरी छूट दी थी। उन्होंने इसके लिए कोई दबाव नहीं बनाया कि हमला कब और कैसे करना है। उन्होंने कहा था कि पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए ताकि जीत हमारी हो। जनरल चौहान ने कहा कि पीएम की तरफ से क्लियर डायरेक्शन मिलने से लक्ष्य हासिल करने में आसानी हुई। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला। साइड में था एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। मैंने बच्चे का बचा लो। 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने तय किया कि इस बार जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि आतंक के उन ठिकानों पर भी दिया जाएगा जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। और फिर 7 मई को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अब पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान के ताजा खुलासे ने ऑपरेशन सिंदूर की कई ऐसी परतें खोली हैं जो उस वक्त सामने नहीं आई थी। Occasions has been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there, and with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. किराना हिल्स पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इलाके के तौर पर जाना जाता है। जनरल चौहान के मुताबिक भारतीय फोर्सेस का एक लॉइटरिंग मिशन सरगोदा के आसपास रडार इंस्टॉलेशन को तलाश रहा था, लेकिन मिशन के दौरान फ्यूल खत्म होने के कारण वो लॉइटरिंग मिशन अपने इंटेंट टारगेट से भटक गया और किराना हिल्स से टकरा गया। जनरल चौहान के मुताबिक ये किराना हिल्स को टारगेट करके किया गया डेलिब्रेट स्ट्राइक नहीं था। I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. किराना हिल्स पर हुआ टारगेट भले ही एक्सीडेंटल स्ट्राइक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सबसे अहम बात सिर्फ टारगेट्स नहीं थे। यह सवाल भी महत्वपूर्ण था कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को कितनी फ्रीडम दी थी। सितंबर 2025 में भी जनरल चौहान ने बताया था कि आतंक के बड़े ठिकानों बहावलपुर और मुद्रिके पर एयर पावर का इस्तेमाल इसीलिए किया गया क्योंकि केवल ड्रोन्स और लोइटरिंग म्यूनिशंस से राजनीतिक उद्देश्य हासिल करना संभव नहीं था। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से मिलिट्री को फुल ऑपरेशन फ्रीडम और क्लियर डायरेक्शंस मिली थी।
The Prime Minister was only, he told us only one thing, that he's not under any kind of political pressure to do it immediately. He said, do it at your own time, but ensure that there is no reason for failure, either human or because of technical reasons. And we should have evidence of whatever we do. And the fourth thing which he told us was complete freedom of action. So for the military, actually, there could have been nothing better than this. What they want always is clear political direction, and that was available to us. यानी फैसला राजनीतिक नेतृत्व का था, लेकिन टारगेट सिलेक्शन, वेपन सिलेक्शन और ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मिलिट्री लीडरशिप के पास थी। और यही ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक थी। राजनीतिक उद्देश्य स्पष्ट था, लेकिन उसे हासिल करने का ऑपरेशनल तरीका सेना ने परिस्थितियों के मुताबिक लिया और फिर जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव भी किया गया। 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान ने सीज फायर की पहल की, लेकिन भारत ने तुरंत हामी नहीं भरी। पूर्व सीडीएस के मुताबिक पाकिस्तान डीजीएमओ ने हॉटलाइन के जरिए संपर्क किया, लेकिन भारत ने उसे दोपहर तक इंतजार कराया, क्योंकि भारत की प्लान्ड स्ट्राइक्स का लगभग आधा हिस्सा उस समय बाकी था। Couple of principles which we thought in this escalation matrix, which laid for ourselves, was that the last strike or the winning note will be always delivered by us and not by the Pakistanis. When he said that we will enter a ceasefire at about 5 o'clock, this all happens because you're understanding the battlefield far better than your adversary, and then you can take a decision that, okay, we'll quit because we are now at a winning term. We are at a winning term at 9:30, 10. We carried on those strikes till about 1 o'clock. So we ensured we had a better victory, and then we said, okay, we will talk at 3 o'clock. So that ceasefire is to be decided at 5. That was what we decided. यानी सीज फायर का सवाल उस वक्त आया जब भारत अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अभी पूरे कर रहा था। पूर्व सीडीएस का यह बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका की भूमिका को लेकर लगातार राजनीतिक बहस होती रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर में अमेरिकी भूमिका का दावा तब भी किया था और आज भी करते हैं। वहीं भारत ये लगातार कहता रहा कि सेसेशन ऑफ मिलिट्री एक्शन दोनों देशों के मिलिट्री चैनल्स के जरिए हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि पाकिस्तान को रुकने के लिए तैयार करने में भारतीय मिलिट्री एक्शन की भूमिका थी। DGMO said he's not available till about 3 o'clock, and then 3 o'clock he said, and then we decided at 5 o'clock. So the ceasefire is decided between two DGMOs. And that's it. Means I don't see the role of anyone else. How did this particular information get leaked out to the Americans that they tweeted before we could announce this? Again, I'm really, and that's it. Means I don't see the role of anyone else. How did this particular information get leaked out to the Americans that they tweeted before we could announce this? Again, I'm really not sure, but it didn't leak out from us. I think that it somehow got leaked out from the other side. That's what I feel. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनरल अनिल चौहान के नाम से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ बेहद विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। हालांकि फैक्ट चेक में इन्हें मैनिपुलेटेड और डीप फेक पाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल से ज्यादा वक्त के बाद पूर्व सीडीएस के ये खुलासे बताते हैं कि उस 4 दिन के मिलिट्री ऑपरेशन के पीछे सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स नहीं थे। हर स्ट्राइक के पीछे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, हर टारगेट के पीछे इंटेलिजेंस थी और हर अगले कदम के पीछे एस्केलेशन को कंट्रोल करने की रणनीति थी। किराना हिल्स का एक्सीडेंटल हिट हो या पाकिस्तान की सीज फायर की पहल, अब सामने आ रही ये जानकारियां ऑपरेशन सिंदूर को समझने के लिए बेहद अहम है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ साथ उसकी डिसीजन मेकिंग और एस्केलेशन मैनेजमेंट की क्षमता भी दिखाई।
और पूर्व सीडीएस के नए खुलासे अब इस ऑपरेशन की उस तस्वीर को सामने ला रहे हैं जो युद्ध के दौरान दुनिया को दिखाई नहीं दी थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने किराना हिल्स पर अटैक को लेकर खूब हो हल्ला किया। अब जनरल अनिल चौहान के खुलासे के बाद साफ हो गया है कि भारत ने वहां कोई अटैक नहीं किया था, हमारा टोही ड्रोन वहां गलती से टकराया था। अनिल चौहान जी जो फॉर्मर सीडीएस हैं, उनका ये कहना था कि सरगोदा एयर जो है और उसके पास में ही किराना हिल्स है, उसका आई थिंक 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सो वहाँ पर लाइटरिंग मिशन पर हमारे यहाँ इंडिया से गए था, जिसका जो टाइम पीरियड होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है 2 घंटे का। तो वो एक्चुअली वहाँ जो भी राडार्स थे उनको लोकेट करने की कोशिश कर रहा था और उनको डैमेज करने की, लेकिन हो सकता है जब उसका पीरियड लिमिटेड पीरियड होता है 2 घंटे का, उसके बाद उसने ये जो किराना हिल है वहाँ गिरा, वहाँ उसने हिट किया होगा, बिकॉज वो अपना मिशन पूरा करने के बाद हिट कर देता है। तो उनका ये भी कहना था कि शायद जो पाकिस्तानी लोगों ने दिखाया वहां से धुआं निकलते हुए, हमने वो सारे इमेजेस देखे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि किराना हिल्स पे आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो हो सकता है ये जो लाइटरिंग मिशन जो हमारा वहाँ ड्रोन था, ये अपना पीरियड इसका पूरा होने पर जो वहाँ ढूंढ रहा था जो भी राडार से, उसके बाद ये वहाँ हिट किया, इसीलिए वो इमेजेस पाकिस्तान की तरफ लोगों की तरफ से हमें देखने को मिले। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हमारा जो ड्रोन है वो वहाँ हिट किया है। बड़ी खबर बिहार के सुपौल से है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने मंदिर के पास कीर्तन में बैठे श्रद्धालुओं को कुचल दिया। इस हादसे में बजरंगबली मंदिर के पास कीर्तन कर रहे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। इस हादसे के बाद भागने की कोशिश में कार ड्राइवर ने कार को एक गैरेज में घुसा दिया और कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। लोगों की मौत की खबर फैलते ही गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने सुपौल पिपरा मुख्य मार्ग को जाम भी कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और आरोपी ड्राइवर की अब तलाश में जुट गई है। बहुत दुखद घटना घटी है। एक गाड़ी 4 चक्का जो वेन्यू कंपनी की थी, वेन्यू गाड़ी थी, पिपरा की तरफ से आ रही थी। यहाँ जो है भजन कीर्तन हो रहा था, आप देख रहे हैं यहाँ बजरंगबली का मंदिर है, यही हो रहा था। ये लोग जो है 4-5 आदमी से बैठ के अपना साइड में होकर के सुन रहे थे। बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी आई और इन लोग को जो है ऑन द स्पॉट कर दिया। क्या को मरा है? 3 को मरा है, 2 को बहुत बुरी तरह से जख्मी है, उसको सुपौल में ले गया है। गाड़ी पकड़ाया हो? गाड़ी पकड़ा गया। गाड़ी ऐसा इस तरह से घटना घट किया है कि वो दुकान में जाके लोहा लकड़ का वेल्डिंग का दुकान था, उसमें उस दुकानदार को देख रहे सड़क जाम है। पुलिस प्रशासन पहुंचा है? पुलिस प्रशासन सभी आ गए, बड़ा और सब आ गए, प्रमुख साहब सब आ गए हैं। सड़क जाम है? सड़क जाम अभी इस तरह से माहौल होगा तो सड़क जाम तो होगा। जो है अनियंत्रित चाल से पिपरा की ओर से आ रही थी, आते हुए यहाँ कुछ लोग कीर्तन में शामिल हुए थे, रोड साइड बैठे हुए थे। कुचलते हुए सभी आदमी को गाड़ी जाके एक घर में घुस गई, जिसमें 3 आदमी का यहाँ स्पॉट डेथ हो गया, जिसमें एक सुरेंद्र यादव नाम है और बाकी का नाम हमें पता नहीं है। एक राजू नाम है, एक राजू बता रहा है लोग है नाम। एक जो है सुपौल जाते जाते ही उनका डेथ हो गया है। देश में प्याज के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कोशिशें अब तेज कर दी हैं। सरकार ने नासिक से दिल्ली के लिए स्पेशल कांधा एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है, जो 840 मीट्रिक टन बफर स्टॉक का प्याज लेकर दिल्ली आ रही है। ये प्याज दिल्ली एनसीआर में 35 रुपए प्रति किलो की किफायती दर पर बेचा जाएगा। हालांकि सरकार इस प्याज को एनसीसीएफ आउटलेट और भारत ब्रांड स्टोर के जरिए लोगों को बेचेगी। सरकार ने दिल्ली में प्याज को सब्सिडी दर यानी 35 रुपए पर केजी के भाव से बेचने का ऐलान किया है। ये मौजूदा औसत खुदरा कीमत से लगभग 36% कम है। पहली कांदा एक्सप्रेस के जरिए बुधवार को 800 टन प्याज की आपूर्ति दिल्ली में की जाएगी। यानी आज दिल्ली में पहली कांदा एक्सप्रेस पहुंच जाएगी और बाजार में 800 टन एक्स्ट्रा प्याज अगर दिल्ली में आ जाएगी तो जाहिर है प्याज की कीमतें इससे कुछ
नीचे जरूर आएंगी। प्याज के रेट हैं उनको ठीक तरह से रखने के लिए भारत सरकार द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए हैं। कुछ प्याज जो है वो मूव भी किया जा रहा है, तो हमारा डिपार्टमेंट भी इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ संपर्क में है। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम केंद्र सरकार से उसको खरीद कर दिल्ली की मंडियों में भी लेके जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो ऐसे कैंप लगा के भी जगह जगह प्याज को जो सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर पहुंच सके, ऐसा हम काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और यही चीनी के लिए है। एक बार ये होर्डिंग ना हुई, उसके लिए हमारी कल से कार्रवाई शुरू हो रही है, और बाजार के अंदर जो अवेलेबिलिटी है वो सही तरीके तक लोगों तक पहुंचे, वो उसके ऊपर दिल्ली की सरकार काम शुरू कर चुकी है। और हमारी कोशिश है कि जो आज जहां पे रेट हैं उसको किसी भी तरीके से कोई होर्डिंग करके उसको ना बढ़ा पाए, और प्याज को अगर हमें खरीदना भी पड़ता है तो हम नेफेड वगैरह से खरीद कर दिल्ली के लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि दिल्ली के लोगों पे कोई आर्थिक बोझ ना आए। नासिक मंडी के प्याज कारोबारियों का कहना है कि मंडी में प्याज का स्टॉक फुल है। देश में प्याज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मौसम की वजह से सप्लाई में थोड़ी देर हो रही है। पूरे देश की आपूर्ति करने के लिए अभी भी पर्याप्त मात्रा में किसानों के स्टोरेज में भंडारण में प्याज स्टोर किया हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में ये जो रबी फसल है प्याज की, ये भारी मात्रा में स्टोर करके रखी है। इसमें दिक्कत ये है कि सरकार जब प्याज के दाम कम होते हैं, जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये प्रति किलो में किसान प्याज बेचती है, तो उस वक्त सरकार एक्शन नहीं लेती, और किसानों के प्याज के दाम बढ़ने के लिए कुछ जो चीज़ें करें, जैसे एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए और बाकी की जो चीज़ें करके प्याज के दाम में जब वृद्धि होने की ज़रूरत है, तब किसान कौड़ियों के दाम पे अपना प्याज बेचता है, तब सरकार गायब रहती है। लेकिन आज 2 साल के बाद थोड़ी प्याज के दाम में थोड़ी बढ़ोतरी होने शुरू हो चुकी है। तो नफेड और एनसीसीएफ का जो बफर स्टॉक है, ये प्याज सरकार जैसे दिल्ली, गुवाहाटी, अन्य राज्यों के बड़े शहरों में वहाँ वो बफर स्टॉक मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। आज लासलगांव जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी, वहाँ से रेलवे से प्याज एक्सप्रेस, कांदा एक्सप्रेस करके वो प्याज जो है देश के अन्य शहरों में सरकार खुद बेचने का 35 रुपये पर केजी से। देश में प्याज की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नासिक के बफर स्टॉक से कांदा एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली के अलावा देश के दूसरे बड़े शहरों में भी प्याज की सप्लाई की तैयारी है। सरकार कांदा एक्सप्रेस के जरिए चेन्नई, मदुरै, कोच्चि, गुवाहाटी में प्याज अब भेजने जा रही है। देश के अलग अलग शहरों में प्याज के भाव की अगर बात की जाए तो इस वक्त दिल्ली में जो फुटकर प्याज है वो 55 रुपए से लेकर के 65 किलो प्रति किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी। चेन्नई में इसकी कीमत 50 से 60 रुपए पर केजी है। कोलकाता में 53 रुपए से 60 रुपए के बीच मिल रही है। मुंबई में 48 रुपए से 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज मिल जाएगी, जबकि लखनऊ में प्याज की कीमतें 50 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो के भाव पर हैं। पटना में 50 से 65 और रांची में 40 से 50 रुपए प्रति किलो पर प्याज बिक रही है। वहीं देश में प्याज के दाम बढ़ने का मुख्य कारण बाजार में पुरानी रबी फसल के स्टॉक का खत्म होना, बेमौसम बारिश के कारण फसलों का सड़ना और नई खरीफ फसल की आवक में देरी होना है। इसके चलते खुदरा बाजारों में प्याज की कीमतें लगभग 24% से 28% तक बढ़कर 50 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मानसून के कारण नई खरीफ फसल की बुआई और मंडियों में इसकी सप्लाई में देरी हुई है। मांग के मुकाबले आपूर्ति कम होने से बाजार में असंतुलन पैदा हो गया है और आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए थोक व्यापारियों ने अपने स्टॉक बढ़ाना भी शुरू कर दिया है, जिससे मांग और ज्यादा बढ़ गई है। नासिक जैसी प्रमुख मंडियों में थोक भाव में पिछले महीने की तुलना में करीब 43% और पिछले साल के मुकाबले 118% से ज्यादा की भारी तेजी दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर खुदरा कीमतों पर पड़ा है। प्याज का दाम बढ़ने से दुकानदारों से लेकर आम आदमी के किचन पर भी बुरा असर पड़ा है। रेट बढ़ने से बाजार में प्याज कम बिक रही है, जिससे दुकानदारों के जो इनकम है वो घटी है। आम लोगों के किचन का बजट भी बिगड़ गया है। भाव 60 रुपये किलो हो रहा है कट्टे वगैरह के अंदर, होलसेल के अंदर 50 रुपये प्याज के कट्टे हो रहे हैं। तो जो आम आदमी है वो तो खाने में उनको प्रॉब्लम आएगी। प्याज बिक्री के अंदर तो कम बिक्री हो ही रही है। अब जहाँ पर अपनी सेल होती थी 30-40 हज़ार रुपये की, वहाँ पर 20 हज़ार की सेल हो ही रही है। ग्राहक कम ले रहा है प्याज, परेशान भी हो रहा है। छोटा प्याज लेने की कोशिश कर रहा है बड़ी की जगह। और इसके समय में प्याज हमें हर साल ही महंगा होता है। इस समय थोड़ा सा शॉर्टेज होती है प्याज की,
और नई प्याज आने के बाद में डाउन हो जाएगा प्याज का भी कमी रहता है इस समय, मौसम का फर्क पड़ता है प्याज का, बाकी प्याज महंगा रहता ही है। सावन और भादवे में बिक्री में तो फर्क पड़ता ही है, आम आदमी के लिए भारी हो जाता है प्याज, 100-200 रुपये 500 रुपये आदमी कमाने वाले के लिए तो भारी हो जाता है भाई। जितना महंगा होता है उतना ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, खाने में स्वाद ज़्यादा आ जाता है प्याज में। प्याज का रेट जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है, हम लोग परेशान हैं कि किस तरीके से अपने घर को हम चलाएं। आज घर की व्यवस्था चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग स्टॉक लगा के मार्केट में प्याज की कमी को ला रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता को दिक्कत हो रही है, सरकार को निश्चित इस पे ध्यान देना चाहिए। दाम बढ़ रहे हैं, इसको कम तो होना चाहिए क्योंकि आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है तो सब यूज़ करेंगे। सब यूज़ कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा की जगह भाई कम यूज़ करेगा, लेकिन यूज़ सब करेंगे। दिक्कतें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, सबको दिक्कत हो रही है।